चलो पहले वो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक एआईटीएस के बारे में बता देता हूं बेटा। यदि अभी तक आपने एआईटीएस 180 नहीं ऑर्डर किया है तो बेटा जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है ये। ठीक है, चलिए तो आपको मैं आज इस लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको याद रखने ही रखने हैं, कुछ और याद हो या ना हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले और उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो पोर्शन है वहां पर हमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपको खुद से पढ़नी है, वो एनसीईआरटी से पढ़नी है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो वो थ्योरी थी तो मैंने सोचा उसको तो क्या ही बताया जाए, वो तो कहानी है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो वो मैं यहां कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से एक बार उसको जरूर रीड कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट का बताऊंगा। अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, सीरीज आरएलसी, जो प्योरली रेजिस्टेंस में भी लगेगा, प्योरली इंडक्टर में भी लगेगा, प्योरली कैपेसिटर में भी लगेगा, आरएल में भी लगेगा, एलसी में भी लगेगा, आरसी में भी लगेगा और आरएलसी में भी लगेगा। जो एक इन जनरल जो मेथड है वो पूरा बता दूंगा और उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा के दिखाऊंगा, देखो ये सारे क्वेश्चन इनसे सोल्व हो रहे हैं। और एक ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट, बस ये 3 कंसेप्ट हम आज यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं भाई? शुरू किया जाए मामला, शुरू किया जाए मामला। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एनर्जी दिखनी चाहिए एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे भाई। कमेंट सेक्शन में एक बार एनर्जी दिखनी चाहिए भाई। देखो मजा नहीं आ रहा है ना भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो तुम करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या आदत हो गई है तुम्हारी, है ना। कोई आपके लिए कितनी ही मेहनत करे पर नहीं है, हमें तो नहीं करना साहब, है भाई। जल्दी से सेशन को लाइक करो सभी लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और शुरू करते हैं बेटा। आज का सेशन देखो जबरदस्त तरीके से जोश और जुनून के साथ मस्त वाला कुछ फॉर्मूला बताएंगे आपको। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में बेटा सबसे पहला फॉर्मूला हम यहां बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। देखो क्या क्या केस होता है, ये एक वायर है बेटा, लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का बोलते हैं हम, इसमें से आई करंट जा रहा है, इससे इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद कर लो बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसकी ये भी पता होना चाहिए बेटा। उसका तरीका होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता करने का तरीका होता है कि ये जो वायर है, इस वायर को अपने राइट हैंड में, राइट हैंड के अंदर इस वायर को कुछ ऐसे होल्ड करो कि जो करंट है उस डायरेक्शन में हमारा थंब हो, ऐसे होल्ड करना है इसको। तो इस वायर को पकड़ने के लिए हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे, तो हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे इस तरीके से घूमेंगी ऐसे। ठीक है, तो जैसे हमारी फिंगर कर्ल कर रही है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कर्ल करती है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी, यहां से ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे रही होंगी। तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। तुम ये वायर अपने दिमाग में एज्यूम करो कि ये वायर है, करंट है और ये फील्ड लाइंस है। तो देखो ये ऐसे चक्कर लगा रही हैं फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी। जैसे यहां निकालनी है तो ऐसे, यहां निकालनी है तो ऐसे, यहां निकालनी है तो अंदर की तरफ, यहां निकाल रहे हैं तो इधर की तरफ, मतलब इस तरीके से चक्कर लगा रही है, इस तरीके से।
तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बता सकते हैं, वैल्यू इससे बताएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला 3 जगह काम आता है। एक तो है लॉन्ग वायर का केस, दूसरा केस मैं बता रहा हूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सेम फॉर्मूला होता है सॉलिड सिलेंडर के बाहर एक वायर जो होता है ना, वो अपने आप में एक सॉलिड सिलेंडर ही होता है। उसके कारण बस वो ये है कि उसकी जो रेडियस है ना वो बहुत पतली है, रेडियस बहुत पतली है, तो हम उसके बाहर के फील्ड की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहां सॉलिड सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी किसी पॉइंट पे पूछी जा सकती है। तो इस सिचुएशन में ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर मतलब ऐसे लेंथ बहुत ज्यादा है इस तरीके से, ठीक है, और पूरे के पूरे वायर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो इसके कारण इसकी जो रेडियस है बेटा कैपिटल आर है, रेडियस, लेंथ इनफाइनाइट है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ याद रखो, मतलब कई बार इस पे क्वेश्चन आया, कई बार मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। ये ग्राफ याद कर लिया, फॉर्मूला याद अपने आप हो ही जाएगा, वो याद ही है। तो ये ग्राफ होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है। देखो ये ग्राफ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। और ये जो वैल्यू होती है ये सरफेस पे होती है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, और सरफेस पर इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है लीनियरली वेरी कर रही है, सरफेस पर ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस से। आउटसाइड तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, आउटसाइड तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और अंदर के लिए मैं कहूंगा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, अंदर का फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा होता है, वो याद नहीं होता बच्चों को, तो उसके लिए लॉजिक याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि मुझे अंदर किसी भी पोजीशन पे निकालना है, मान लो हमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई 2 है, तो सरफेस का आधा हो जाएगा। कैपिटल आर बाई 3 है, सरफेस का 1/3 हो जाएगा। कैपिटल आर बाई 4 है, सरफेस का 1/4 हो जाएगा। मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सरफेस का फॉर्मूला याद रखो। सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस पर ये रट लो, ये तो रटा हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर यहां कैपिटल आर हो जाएगा, आर यहां क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। अब कहीं भी पूछे, जैसे सर यहां पूछे स्मॉल आर की वैल्यू आर बाई 2, तो इस सरफेस का आधा कर देना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होने का मतलब है कैपिटल आर पर ये वैल्यू इतनी है, तो आधे पर आधी, 1/3 पर 1/3, 1/4 पर 1/4, 1/5 पर 1/5। तो क्या है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, कुछ नहीं याद करना, सीधा इसको लॉजिक से करो कि बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ भी पूछ सकता है और अंदर वैल्यू भी पूछ सकता है। जब भी अंदर वैल्यू पूछेगा सरफेस का 1 बाई जो भी आर जितना टाइम से उतना टाइम सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड का कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? यदि तुमसे एक क्वेश्चन पूछे बी बताना है एट स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई 3, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड होगा सरफेस का 1/3, बस जो सरफेस है उसका 1/3 कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का 1/3, तो यह आ जाएगा 6 पाई आर। ये लो आंसर। यदि पूछे एट आर इक्वल टू आर बाई 2, ले भाई बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का आधा कर देंगे 1/2। एट आर इक्वल टू आर बाई 5 पे पूछे, ले कुछ नहीं करना, 1/5 कर देंगे, किसका सरफेस का, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। किसके लिए बात हो रही है ये, सॉलिड सिलेंडर के लिए बात हो रही है। ये किसके लिए बात हो रही है, सॉलिड। क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं।
सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियरली बढ़ता है सेंटर से जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाइड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे निकालनी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब सरफेस का जितने गुना डिस्टेंस उतने गुना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अंदर की बात हो रही है, बाहर के लिए फॉर्मूला जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। सेम ऐसा ही फॉर्मूला यूज होता है जैसा वायर का है होलो सिलेंडर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, होलो वायर, होलो सिलेंडर। इस बार होलो सिलेंडर है तो बेटा उसका उस केस में क्या है, इस बार सिर्फ करंट जो है वो सरफेस से जा रहा है, बल्क से करंट नहीं जा रहा है। सिर्फ कहां से फ्लो कर रहा है, सरफेस से, सिर्फ और सिर्फ सरफेस से करंट फ्लो कर रहा है, इससे बल्क से नहीं जा रहा है। अंदर खाली है, रेडियस कैपिटल आर है। इसके मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ याद कर, ग्राफ याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ याद कर, बहुत जरूरी है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो, अंदर होती है जीरो और सरफेस पर एकदम से आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अंदर, और ये आएगा बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और ये सरफेस की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लाइक ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर। और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। एक ही फॉर्मूला है, जगह जगह बदल के यूज हो रहा है, एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? बोलो बोलो, ये बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? देखो देखो देखो, सरफेस का वैल्यू याद रखना होता है। चलो, डायरेक्शन वैसे ही जैसे एक स्ट्रेट वायर की निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करती हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोइल, सर्कुलर कोइल, एक सर्कुलर कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये लो भाई, ये लो, ये हमारी सर्कुलर कोइल है, ठीक है साहब, ये हमारी सर्कुलर कोइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, रेडियस जो है कैपिटल आर है। बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला याद कर लो, सेम सा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा अंतर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर है, यहां पाई आर की जगह आर है और वो भी कैपिटल आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट क्या है बेटा, याद है, पता है म्यू नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और यूनिट देखोगे तो ये आ जाएगा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। दिस इज म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कोइल। अब सुनो, यदि पूरी कोइल है तो इतना, आधी है तो आधा, 1/4 है 1/4, 1/3 है 1/3, मतलब लूप का जितना हिस्सा है सिमेट्रिक होती है, पूरे के कारण इतना है, आधे के कारण इसका आधा हो जाएगा, 1/4 के कारण इसका 1/4 हो जाएगा, 3/4 के कारण इसका 3/4 हो जाएगा, 1/3 के कारण इसका 1/3 हो जाएगा। जितना हिस्सा इस कोइल का लेंगे उतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। सिंपल, लॉजिकली याद हो गया, ठीक है।
अच्छा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, यदि n इस कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंगल टर्न के कारण फॉर्मूला था, n टर्न है तो n गुना कर देंगे, 2 टर्न है 2 गुना, 5 टर्न है 5 गुना, 10 टर्न है 10 गुना, सिंपल, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। क्या ये बात क्लियर है? देख लो भाई, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए एकदम, इन्हीं से क्वेश्चन उठ के आता है भाई, देखो क्लियर, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। सेंटर के ऊपर डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्या तरीका है? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो, थंब पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लिख लो, कर्ल राइट हैंड फिंगर्स in the sense of current, then thumb will point direction of magnetic field inside the, या एट सेंटर लिख देता हूं, हमें सेंटर से ही ज्यादा मतलब होता है, सेंटर पर। मतलब यहां देखो दो तरीके के केस बनते हैं, दो तरीके के। एक केस जब मान लो हमारी तरफ से देखने पर ये कोयल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, दिस टाइप, तो सेंटर पर, मतलब सेंटर क्या, अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो बेटा ऐसे कर्ल करो, थंब देखो बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड। इसको हम सेंस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब आउटवर्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसे यदि करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर अंदर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। ऐसे याद रखना है भाई, देखो ऐसे याद रखना है भाई, देखो क्या ये सेट है दिमाग में? क्या ये बात दिमाग में सेट है भाई? देख लो भाई, स्ट्रेट वायर का हो गया, सिलेंडर के हो गए, उसके बाद सर्कुलर कोइल का हो गया, फिर एक फॉर्मूला और है। 3 फॉर्मूले ही बताया है बस मैंने, 3 ही फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है अब सोलेनोइड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड इनसाइड, एट इनसाइड पॉइंट, अंदर कहीं भी हो, सेंटर पे हो या कहीं भी हो। तो बेटा देखो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक पाइप जो है ना, सिलेंड्रिकल पाइप, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है। इस पाइप के ऊपर क्या करते हैं हम, वाइंडिंग लपेट देते हैं, ऐसे वाइंडिंग लपेट देते हैं, इस तरीके से वाइंडिंग लपेट देते हैं, नजदीक बहुत सारी वाइंडिंग लगा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बोल दिया जाता है सोलेनोइड। क्या बोल दिया जाता है बेटा? सोलेनोइड। इस कॉम्बिनेशन को सोलेनोइड बोल दिया जाता है। यदि मान लो इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे इस तरीके से करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर के पॉइंट पर, यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड बेटा करंट की डायरेक्शन में, जैसे अभी हमने किया था ना, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, जैसे सर्कुलर लूप के लिए किया था, सेम सर्कुलर लूप ही तो है, बहुत सारे सर्कुलर लूप है, सब ऐसे करंट घुमा रहे हैं ऐसे, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसे होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू
म्यू नोट एन आई। म्यू नोट एन आई बहुत बढ़िया फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला है। म्यू नोट एन आई, देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। म्यू नोट एन आई, यहां जो एन है बेटा, एन, यहां जो एन है, दिस एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई है करंट, इस सोलेनोइड से जो करंट पास कर रहा है, और वो बी है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, म्यू नोट एन आई। क्या ये बात दिमाग में सेट है? क्या ये बात दिमाग में सेट है भाई? देखो सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको करवाता हूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन लो, देखो डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। चलो ये बताओ, द करंट फ्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन अलोंग ए पावर लाइन। एक पावर लाइन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, पावर लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइंस। बोल रहा है कि एक करंट फ्लो कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द पावर लाइन, उस पावर लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करना है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करना है। बताओ क्या डायरेक्शन आएगी, जल्दी बोलो। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द पावर लाइन? तरीका बड़ा सिंपल है, देखो जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो, ऐसे बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारा जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है साउथ में, ऐसे करंट जा रहा है साउथ में, पावर लाइन में, ठीक है, साउथ में जा रहा है। इसके ऊपर अब बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रही होंगी? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रही होंगी? ऐसे थंब रखते हुए इनको कर्ल करो, ऐसे थंब रखते हुए इनको कर्ल करो, कैसे आएगा ये? ऐसे रही होंगी या नहीं? बोलो बोलो बोलो, इस तरीके से रहेंगी या नहीं? इस तरीके से रहेंगी या नहीं? ऐसे, ऐसे कर्ल करो। तो तुम ही बताओ, देखो ये एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअल में ऐसे नहीं होती है, वो ट्रांसमिशन लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। यहां पे मैंने क्या किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देते हैं, एक्चुअल में वो ऐसे होती है, सामने, ऐसे सामने, हमारे सामने कॉपी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वहां साउथ जा रही है। अब उसको मत सोचो तुम यहां का पूरा, यहीं का डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे यदि तुम इसको छोड़ दिया तो, इस वाली चीज को छोड़ दिया तो देखो नीचे जा रहा है, ये वायर है, इसके ऊपर मतलब अपनी तरफ, ऊपर का मतलब अपनी तरफ, ऊपर का मतलब अपनी तरफ। जैसे मैं आपको सिखाने के लिए बोलूं, ये लो, मान लो एक पेज लो, एक पेज लो और उस पे बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस पे बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ऐसे पेज लो और ए नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट ये वेस्ट, और अब कर लो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना के, ऐसे कर लिया, आप भी करके देखो, यहां से कर लिया, और वायर को रखो साउथ में, ऐसे वायर को साउथ में रख दिया, वायर को साउथ में रख दिया, ऐसे जा रहा है करंट, इसमें, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड। अब देखो ध्यान से, जब करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड के थंब को ऐसे रखते हुए कर्ल करो ऐसे। तो जब ये कर्ल करोगे तो इसका जो ऊपर की तरफ पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा वेस्ट में। आप यहां भी करोगे इसके लिए तो ये ऐसे कर्ल करेगा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे ये वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में, तो आंसर आ जाएगा वेस्ट, वेस्ट में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? देखो देखो देखो, बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये डायरेक्शन क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर? क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो।
एक करंट फ्लो कर रहा है 0.1 एम्पियर का, सर्कुलेट अराउंड ए कॉइल ऑफ 100 टन हैविंग रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सब कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर पूछा ये लोग, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर्मूला होता है म्यू नोट NI बाई 2R। ले भाई, म्यू नोट NI बाई 2R, म्यू नोट होता है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एंड नंबर ऑफ टन्स हो गए 100। आई करंट दे रखा है 0.1 अपॉन 2 इंटू आर, आर रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में रखना है। 5 गुना 10 की पावर -2, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो गया, ठीक है। 0.1 से एक जीरो ये चला जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -10 की पावर -5, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ले भाई आंसर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस टेस्ला। देख लो आंसर, देख लो आंसर, ये आ गया, ठीक है। क्लियर? 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये लो, ये लो, ओके, डन है। और दो, देखो नीट 2024 में क्या क्वेश्चन आया। कैलकुलेशन थोड़ी आती है भाई, देखो कैलकुलेशन थोड़ी आती है ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी। जैसे ये देखो, एक टाइटली वाउंड कोइल है, मतलब पास पास ये लपेट रखे हैं। 100 टन है कोइल में, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, साथ सेम क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पूछा है, म्यू नोट NI बाई 2R। ले भाई आंसर, ले भाई आंसर, सोल्व कर ले। म्यू नोट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टन्स हो गए 100, करंट हो गया 7 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर हो गया 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ले भाई, 2 दूनी 4, ये ऊपर आएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 ये जाएगा, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर -7, तो -4 बचेगा। तो ये आ गया 14 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये आएगा, पाई होता है 3.14, इसको 14 से गुना करोगे, 14 से 42, तो इस हिसाब से 44 के आसपास आएगा ये। तो 44 के लगभग आ गया इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये आएगा 4.4 मिली टेस्ला, 4.4 मिली टेस्ला। ये लो आंसर, ये लो आंसर, 4.4 मिली टेस्ला। देखो बेटा, देखो देखो कितना आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। म्यू नोट NI बाई 2R किया, आंसर आ गया। सी पता नहीं क्यों निकाले हो बेटा, 44 मिली टेस्ला कैसे कर सकते हो बेटा? ये मिली नहीं बना, मिली टेस्ला होता है। 1 मिली टेस्ला 10 की पावर -3 टेस्ला होता है। तो 10 की पावर -4 के लिए पहले -3 बनाओ, मतलब -3 करोगे तो ये 4.4 लिखना होगा, फिर आगे करोगे, ओके। चलिए बता, चलिए बता, शाबाश, ये बता। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल π/2 एट द सेंटर। एक आर्क है जो π/2 एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर, मतलब पूरा सर्कल नहीं है भाई, मतलब पूरा सर्कल नहीं है भाई, 1/4 सर्कल है। 90 डिग्री का मतलब है 1/4 सर्कल है, 1/4 सर्कल, जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूरे रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का, पूरे रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का 1/4 हो जाएगा। 1/4 लूप 1/4 मैग्नेटिक फील्ड बताया था अभी। तो रिंग की होती है म्यू नोट I बाई 2R, इसका हो जाएगा 1/4, मतलब ये हो जाएगा म्यू नोट I बाई 8R, म्यू नोट I बाई 8R, म्यू नोट I बाई 8R। ये ले आंसर, ये ले आंसर, म्यू नोट I बाई 8R। देख पूरे का म्यू नोट I बाई 2R, तो 1/4 का हो जाएगा 1/4, ये ले, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सभी का? चलिए चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है, जेई ने पूछा हुआ है, कई बार पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है।
ये देखो, बोला कि लॉन्ग थिन होलो, ध्यान से पढ़ना, लॉन्ग है ठीक है, थिन होलो मेटेलिक सिलेंडर, होलो, होलो में अंदर जीरो, होलो में अंदर जीरो, मैग्नेटिक फील्ड बताना है डिस्टेंस के साथ, अंदर जीरो, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आंसर ए, आंसर ए। यदि ये ही सेम क्वेश्चन सॉलिड के लिए होता, यदि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बस होलो की जगह सॉलिड होता, तो आंसर सी हो जाता। आंसर क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा सर ये बिल्कुल बेसिक सी बातें क्यों करवा रहे हो सर, बिल्कुल बेसिक सी चीजें क्यों बता रहे हो? बेटा विश्वास करो, बेसिक सी चीजें ही पूछता है, और ये भी विश्वास करो कि आप लोग बेसिक बेसिक चीजें ही गलत करके आते हो। ठीक है ना? चलो शाबाश, ये बताओ, ये बताओ, शाबाश। ये देखो सेम क्वेश्चन ये लैंग्वेज में पूछ लिया गया। क्या बोला? एम्पियर सर्किटल लॉ कहानी बता रहा है, बोल रहा है फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग करंट ए स्टेडी करंट, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इज। देखो इसने बोला है वायर, बोला है वायर। बहुत कुछ बच्चे क्या होते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, समझते हैं कि वायर है, लेकिन यार आगे पढ़ो तो सही क्वेश्चन। बोला स्टडी करंट, ये बोलोगे तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। यदि सिर्फ एक वायर ही होता तो उसके अंदर तो कुछ नहीं होना चाहिए, वायर तो एक लाइन होनी चाहिए थी। अंदर की बात कर रहा है, मतलब ये वायर नहीं, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, और अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ लो, ये ग्राफ लो, बोलो 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 बोलो। लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर, देन लीनियरली, ये गलत है, ये गलत है, लीनियरली डिक्रीजिंग गलत है, इसको लीनियरली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट लीनियरली डिक्रीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ये, ठीक है। A linearly increasing function of distance up to boundary, then decreasing one with 1/r dependency for the outside region। हाँ ये ठीक बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ठीक है। सी भी पढ़ लो, लीनियरली डिक्रीजिंग गलत बात है, अंदर डिक्रीज नहीं होता। यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट बोथ द रीजन गलत बात है। आंसर बी आ गया। देखो आंसर, ग्राफ को पूछने का दूसरा तरीका है लैंग्वेज में, ये ग्राफ वैसे डायरेक्ट ना बोल करके इसका वेरिएशन पूछ लिया इसने, ठीक है। चलिए 2022 में क्या क्वेश्चन आया वो देखो। 2022 में पूछा कि लॉन्ग सोलेनोइड है 1 mm रेडियस का, सोलेनोइड लॉन्ग है, उसकी रेडियस 1 mm है। हमें रेडियस ऑफ सोलेनोइड से मतलब ही नहीं होता, कोई काम की नहीं होती है सोलेनोइड की रेडियस, बस वो सिर्फ ये बताने के लिए कि सोलेनोइड बहुत पतला है। प्रैक्टिकली जो हम फॉर्मूला म्यू नॉट एन बात करते हैं, ये तब ही वैलिड होता है जब लेंथ के कंपेयर में रेडियस बहुत छोटी होती है। बस वो बताने के लिए ले रहा है कि देखो रेडियस बहुत छोटी है। इसमें 100 टन्स पर mm है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, लेकिन ये देखो ध्यान से 100 टन्स पर mm है। दिस इज नोट इन SI यूनिट। बेटा जो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ये जो फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप ज्यादा अच्छा है यदि ऐसे याद करो तो, इस n को ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर लेंथ, ऐसे याद करो, इससे गलत नहीं होगा। वन मीटर लेंथ, पर यूनिट लेंथ मत याद करो वरना भूल जाते हैं। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 1 mm में, 1 mm में 100 है, 1 mm लेंथ के अंदर 100 टन है, तो 1000 mm में, 1000 mm में कितने होंगे? 1000 टाइम्स, तो 1000 टाइम्स करोगे तो 10 की पावर 5 टन। 100 तो ये है, 3 जीरो वहां से, 2 जीरो ये, 10 की पावर 5 हो गया।
और 1000 mm का मतलब क्या है, 1 मीटर में 10⁵ टन्स है। ऐसे निकालो पहले। अब बताओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, अंदर हर एक पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई होती है। म्यू नॉट आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन नंबर ऑफ टन्स हो गए बेटा 10⁵ पर यूनिट लेंथ है, 1 मीटर में ही है। करंट हो गया 1 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। बताओ 4 पाई होता है 12.56, 12.56 10⁻⁻2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बोलो बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, बस गलती पता है कहां होती है, लिटरली मानो गलती यहां होती है। बहुत से बच्चे, मेजोरिटी लोग जो है वो 100 ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को। बेटा ये गलती नहीं करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 नहीं है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेना होता है, 1 मीटर लेंथ में बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो 2020 में ये आ गया, 2022 में ये पूछा था मैग्नेटिक फील्ड, 2020 में देख लो वही लॉन्ग सोलेनोइड है 50 सेंटीमीटर में 100 टन है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में 200 टन होंगे। सोल्व करो खुद से, स्मॉल एन आ गया 200, 200 आ जाएगा 200। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट एन आई लगाना है, कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट एन आई लगाना है। सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं क्या ही सोल्व करूंगा, वैल्यू पुट करनी है बस। एन जो है वो 200, 200 कहां से आया साहब, 50 सेंटीमीटर में 100 टन है। मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो 1 मीटर का है भी या नहीं सोलेनोइड, उससे मतलब ही नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि सोलेनोइड 1 मीटर का तो होना ही चाहिए उसके लिए, नो। 10 सेंटीमीटर का है तो भी हम 1 मीटर का तो लेंथ के अंदर टर्न निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर में टर्न्स दे रखे हैं तो भी हम 1 मीटर में निकाल करके वही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, देखो देखो देखो, ये बताओ, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर लाइन इन एक्स वाई प्लेन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर हैं एक्स वाई प्लेन में, जो कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब ऐसे वायर हैं। ठीक है, एक में करंट इधर जा रहा है, एक में करंट इधर जा रहा है। ठीक है भाई, दोनों में आई करंट जा रहा है सेम, ये लो भाई दोनों में सेम करंट है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखने को मिलेगी। देखो कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये कोई एक ऐसा पॉइंट चाहता है जहां मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो देखने को मिलेगी। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करते हैं, अप्रोच क्या होती है। कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लो, कोई भी रैंडम जब पॉइंट लेते हैं हम एक्स कोमा वाई लेते हैं, हम क्या लेते हैं एक्स कोमा वाई। हमने एक रैंडमली पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई और हमने कहा यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दो जीरो। तो एक्स कोमा वाई का क्या मतलब है बता सकते हो। एक्स कोमा वाई का मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज एक्स, और इस पॉइंट की इस वायर से ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज वाई। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो। देखो बेटा इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो यहां अंदर जा रही है, ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां अंदर जा रही है, यहां से बाहर, यहां अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऐसे अंदर है। और इसके कारण करंट को ऐसे करो, फिंगर से ऐसे कर्ल करो, तो ये अंदर यहां से जाएगी, बाहर यहां से आएगी। तो इसके कारण यहां से बाहर और इसके कारण यहां से अंदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के लिए बराबर कर दो। फॉर बी इज इक्वल, बी नेट इज इक्वल टू जीरो। यदि आप नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहते हो तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो बराबर। इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू एक्स, और दूसरे का आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू वाई।
ये तो दोनों बराबर, ये तो कट ही गए, 2 पाई भी कट ही गया, ये तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया, ये स्ट्रेट लाइन होगी, x इज इक्वल टू वाई आ गया, ये स्ट्रेट लाइन होगी। देखो देखो देखो, x इज इक्वल टू वाई, ये स्ट्रेट लाइन होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। देखो देखो देखो, क्या ये बात सेट है दिमाग में? क्या देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बताए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस जहां से आने का चांस होता है, एक फोर्स वाले से भी आता है, लेकिन वो मतलब उससे मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। तो देखो पहले बता रहा हूं बेटा, मैंने 7 दिन का जो टारगेट लिया था, इनमें मैंने अब पूरा सिलेबस 7 दिन में तो करवाना, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, पूरा सिलेबस में नहीं करवा रहा हूं। मैंने पहले ही बोला, मैं सिर्फ वो वाले पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे, वो वाले फॉर्मूले बता रहा हूं जहां से मेजोरिटी पेपर बनता है। सारा चीज नहीं बता सकता 7 दिन में, ऑब्वियस सी बात है, सारा चीज नहीं बताया जा सकता। यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि 7 दिन में आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा, 2-2 घंटे में, 14 घंटे में नहीं होता भाई, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो बताऊंगा उसको अच्छे से बताऊंगा, और वहां से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। क्लियर? इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, एक तो फॉर्मूला, ये रेडियस वाला फॉर्मूला पढ़ना, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वायर को, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया जाए, तो उसका जो पाथ का जो रेडियस होगा वो एम वी अपॉन क्यू बी होता है। एक ये फॉर्मूला भी थोड़ा काम का होता है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके अलावा मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बताया, 3 टाइप के मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज ये पढ़नी है हमें, ठीक है, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। क्लियर? क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं आज का टारगेट था वो है एसी सर्किट वाले क्वेश्चन सोल्व करना, एसी सर्किट वाले क्वेश्चन सोल्व करना। चलो आ जाओ, एसी सर्किट वाले क्वेश्चन को समराइज करते हैं जल्दी से। एसी सर्किट वाले क्वेश्चन जिसमें प्योरली आर, प्योरली एल, प्योरली सी तीनों भी करेंगे, और सीरीज आरएलसी भी करेंगे, और सारे हो जाएंगे। तो हम देखो पहला केस देख रहे हैं, प्योर रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव। ये फिर है दूसरा प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव। पहले इंडिविजुअली इनको देखते हैं। ये है प्योरली कैपेसिटिव, कैपेसिटिव। 3 टाइप के सर्किट पहले इंडिविजुअली थोड़ा सा समझते हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि सर्किट कैसे बिहेव करते हैं। बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो इसका आर होता है, रेजिस्टेंस जो है यहां, रेजिस्टेंस को आर ही बोलते हैं, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं यहां, आर। रेजिस्टेंस इस सर्किट का ये आर ही ऑफर करता है। लेकिन इसमें फेजर डायग्राम मेन चीज है, मेन चीज है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कहता है कि यहां पर जो हमारा करंट और वोल्टेज है सेम फेज में होते हैं। ये हमारा करंट है आई, और ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज वी आर। रजिस्टेंस से करंट और रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज। ये दोनों सेम फेज में होते हैं। रजिस्टेंस में करंट और रजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होते हैं, मतलब दोनों का जो फेजर डायग्राम है वो ये। फेजर डायग्राम किसी को नहीं पता तो बता देता हूं क्या होता है बेटा। फेजर डायग्राम एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री से बचने का, तरीके से जो साइनोसोडल करंट, एसी करंट होती है, वो कुछ ऐसा एसी करंट या एसी वोल्टेज, देखो ये दिखा रखा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइनोसोडियल फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से खेलना पड़ता है। लेकिन उससे बचने का तरीका क्या होता है, इन वोल्टेज और करंट को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुनना, वोल्टेज और करंट को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं टू सोल्व साइनोसोडियल फंक्शन। अब उस दो वेक्टर की बात हो रही है, मतलब ये जो आई और ये वी आर है,
या तो इनकी पीक वैल्यू होंगी या इनकी आरएमएस वैल्यू होंगी। करंट और वोल्टेज की पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज, या आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज होता है। यहां फेजर डायग्राम में कभी भी पोटेंशियल और करंट लिखे होते हैं तो ये पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फेजर डायग्राम में यूज नहीं होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए दोनों सेम फेज में होते हैं। दूसरा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एसी सोर्स के साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दे रहे हैं। एल इंडक्टेंस का इंडक्टर हम यहां कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस जैसी चीज आती है, जैसे करंट फ्लो करता है यहां पे, तो इसमें रेजिस्टेंस अपना एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रजिस्टर, उसको हम आर से लिखते हैं। सेम ऐसे इंडक्टर में भी ये जब सर्किट से एसी करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर भी उसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको यहां नाम दिया जाता है रिएक्टेंस, और इसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जैसी चीज ही है। इसको XL से लिखते हैं, जो कि होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल होता है। यहां ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होता है। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। सोर्स की क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इस वाले केस में याद रखना, फेजर डायग्राम कहता है कि यहां करंट और वोल्टेज, यहां वोल्टेज फेज में आगे होता है। यदि करंट का फेज किसी समय यहां है तो वोल्टेज इससे 90 फेज में आगे होता है। इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 90 फेज में आगे होता है, VL। कौन आगे होता है, इंडक्टर आगे होता है। कौन आगे होता है, इंडक्टर में, सॉरी, पोटेंशियल आगे होता है। पोटेंशियल कितने से, 90 डिग्री फेज से। इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल 90 फेज में आगे होता है। यह हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जैसे हम V इज इक्वल टू आई आर, जैसे ओम्स लॉ लगाते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, सेम वैसे लगाना है, बस R की जगह XL यूज करना है। इसका यूनिट भी ओम होता है, यूनिट भी इसका ओम होता है। जैसे हम एक V इज इक्वल टू आई आर, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब सर्किट सोल्व करना सीखा था कि एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस तो करंट आएगा V बाई आर, सेम यहां भी है V बाई आर, सेम यहां भी है V बाई आर, लेकिन R को यहां XL बोलते हैं तो V बाई XL हो जाएगा। ऐसे इसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इसको XC बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ओमेगा फिर से वही सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्लियर। यहां पर फेजर डायग्राम में ध्यान रखना है कि इंडक्टर से पास करने वाला करंट फेज में आगे होता है पोटेंशियल से। इंडक्टर से पास करने वाला करंट इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल से 90 फेज में आगे होता है। मतलब यहां पोटेंशियल पीछे होता है, यहां पोटेंशियल पीछे होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री फेज में पीछे होता है पोटेंशियल। सुन लो बेटा मेरी बात ध्यान से, ये जो पोटेंशियल मैं ले रहा हूं ये सोर्स पोटेंशियल नहीं है। ये तो सोर्स पोटेंशियल तो इस केस में है क्योंकि सिर्फ इकलौता सोर्स के आगे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये VL, ये VL, ये VC है, सॉरी, इसको VC लिखेंगे, ठीक है, VC, ये VC, ये VL, वो VR, ये इन रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है। करंट इससे पास करने वाला और इसका पोटेंशियल, इससे पास करने वाला करंट और इसका पोटेंशियल में करंट आगे होता है, वहां पोटेंशियल आगे होता है, यहां दोनों सेम फेज में होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है, यह हमें ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर है? रेजिस्टेंस की जगह यहां रिएक्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस की जगह यहां क्या होते हैं? रिएक्टेंस। ये तो प्योरली इंडिविजुअल सर्किट है। अब हम क्या करते हैं? सबको साथ लगाते हैं। अब हम सबको साथ लगाते हैं तो यहां बनता है सीरीज RLC सर्किट। ये पूरा इन जनरल केस होगा। तो
हमने क्या किया, एक सोर्स लिया V इज इक्वल टू VS साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी बोल देता हूं, V नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी हो गया, पोटेंशियल हमने लगाया। और इसके अक्रॉस सीरीज में तीन चीजें लगा दी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम VR नाम दे रहे हैं, VR इसके VL इसका VC, VR VL VCR पीक वैल्यू और RMS वैल्यू, दोनों में से कोई भी हो सकता है, VL VR VC और VS लिख देता हूं। इसको हम बोल रहे हैं these are either पीक वैल्यू, या तो सारी पीक होंगी या RMS होंगी, या तो सारी पीक वैल्यू होंगी या सारी RMS, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये पीक तो पीक तो पीक तो पीक, सब पीक लेंगे। ये RMS, ये RMS, ये RMS, ये RMS लेंगे। इंस्टेंटेनियस नहीं लेते हैं फेजर डायग्राम में। अब देखना खेल पूरा यहां से बनाते हैं, हम पूरा खेल यहां बनाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं यार, समझने के लिए हम वोल्टेज को ये लेने की बजाय एक्चुअल में सीरीज में जो करंट है ना वो तीनों में सेम होता है। पोटेंशियल जो हम लगाएंगे वो सेम तीनों में नहीं लगेगा, वो तीन में बटेगा, लेकिन जो करंट है जो आर में से जाएगा वही एल में से जाएगा, वही सी में से जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में करंट को अज्यूम कर लेते हैं आई, करंट को आई अज्यूम कर लेते हैं, ये आई, और ये जो आई है इसको बोल देते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी, अज्यूम कर लेते हैं कि ये करंट जा रहा है जो तीनों में से सेम जाएगा। सीरीज में करंट तीनों में सेम रहता है तो करंट को अज्यूम कर लिया आई है। और अब फेजर बना रहा हूं, ध्यान से देखना फेजर डायग्राम, अब फेजर बना रहा हूं, फेजर डायग्राम, पूरा खेल इस फेजर डायग्राम का ही है बेटा। देख लो, जब भी यहां पोटेंशियल और करंट का वैल्यू सोल्व होगा, आरएमएस और पीक हमेशा ऐसे ही सोल्व होता है। लेट सपोज करंट जो है इस इधर की तरफ है, किसी समय पे करंट का जो फेज है वो ये है, करंट का फेज एंगल ये है, ठीक है ना। उसी समय पे जो तीनों के पोटेंशियल है VR VL VC, इसमें से VR तो इधर की तरफ ही होगा, जिधर करंट होता है रजिस्टर में पोटेंशियल उसी के साथ फेज में होता है, ये तो हो गया VR। इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो फेज में आगे होता है, ये हो गया VL। और कैपेसिटर में करंट आगे होता है, मतलब पोटेंशियल पीछे होता है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल बना दूंगा पीछे, ये हो जाएगा VC। अब बेटा VR VL VC जो है ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का पोटेंशियल 90 आगे, कैपेसिटर का पोटेंशियल 90 पीछे, ऐसे बनाए जाते हैं। और इनका रिजल्टेंट, तीनों का नेट पोटेंशियल मतलब सोर्स का पोटेंशियल, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। जब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो जैसे वेक्टर सोल्व करते हैं वैसे ही सेम है। जैसे इन तीन का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले इन आमने सामने वाले को सोल्व कर लेते हैं। मान लो ये 20 वोल्ट ये 10 वोल्ट तो नेट 10 ऊपर आ जाएगा, ये 20 वोल्ट ये 15 वोल्ट तो नेट 5 ऊपर आ जाएगा, ये 15 वोल्ट ये 20 वोल्ट तो नेट 5 नीचे आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। VL बड़ा है तो नेट ऊपर आ जाएगा, VC बड़ा है तो नेट नीचे आ जाएगा, कोई भी केस हो सकता है। मैं अभी के लिए VL को बड़ा ले लेता हूं। यदि मान लेता हूं VL बड़ा है तो इन दोनों का नेट जो आएगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, नेट ये आएगा VL माइनस VC, ये क्या आ जाएगा VL माइनस VC। तो यहां इन दोनों का जो नेट यहां निकल के आएगा VR का और VL माइनस VC का, ये एक्चुअल में इन तीनों का रिजल्टेंट बन गया। और ये जो रिजल्टेंट है इधर की तरफ आ गया, ये जो रिजल्टेंट है इधर की तरफ आ गया, इसको VS बोल देंगे। तो कभी भी इन तीनों से नेट सोर्स वोल्टेज निकालना हो तो उसका तरीका होता है रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस इन दोनों का सीधा सीधा माइनस होता है VL माइनस VC का स्क्वायर।
तो जब भी हम नेट पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमेशा ऐसे करते हैं, रजिस्टेंस के पोटेंशियल का स्क्वायर इंडक्टर और कैपेसिटर के पोटेंशियल के डिफरेंस के स्क्वायर के सम करके रूट करेंगे, तब नेट पोटेंशियल आएगा। मतलब इन तीनों को तीन स्केलर क्वांटिटी ना लेकर के वेक्टर की तरह सोल्व किया जाता है। कैसे सोल्व किया जाता है? वेक्टर की तरह। ये बहुत काम की चीज है। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां इंपीडेंस निकलता है। इंपीडेंस 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 ये क्या होता है? इंपीडेंस को जेड से लिखते हैं। एक प्रकार से ऐसे समझो, ये रजिस्टेंस ही है। इंपीडेंस को रजिस्टेंस ही समझो। आर एल सी तीनों का जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है उसको यहां नाम दिया जाता है इंपीडेंस। क्या नाम दिया जाता है? इंपीडेंस। और ये जो इंपीडेंस होता है ये होता है रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस रजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर के डिफरेंस का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सएल माइनस एक्ससी लिख रहे हो या एक्ससी माइनस एक्सएल लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना है, हमें तो स्क्वायर करना है। तो ये हमारा इंपीडेंस होगा। डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इंपीडेंस निकालो। ये देखो भाई, ये याद कर लो, ये इंपीडेंस है, ये सोर्स वोल्टेज निकालने का तरीका है। इनको फेजर रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है, फेजर ही एडिशन किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो 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 बोलो। इसके अलावा एक चीज और देखो, ये जो हमारा जो नेट सोर्स का पोटेंशियल और नेट सोर्स से जो करंट है बेटा, ये जो सोर्स पोटेंशियल आया है और ये जो सोर्स का करंट है, इन दोनों में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको फाई बोलते हैं, फाई। तो फाई जो है ये होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट। सोर्स करंट, सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का जो फेज डिफरेंस है उसको फाई बोलते हैं। बेटा इस फाई को निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, टेन फाई। टेन फाई, टेन फाई की वैल्यू होती है एक्सएल माइनस एक्ससी का मोड अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्ससी का मोड अपॉन आर, ये मतलब एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्ससी बड़ा है तो एक्ससी माइनस एक्सएल, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। सीधा फाई निकल जाता है, सीधा फाई निकल जाता है। एक फॉर्मूला और आता है कोस फाई का, कोस फाई का, ये भी याद कर सकते हो। कोस फाई होता है आर अपॉन जेड, जेड ये वाला है, आर अपॉन जेड, ये भी याद रख सकते हो। दोनों से निकाल देते हैं। और ये जो कोस फाई है ना, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बोला जाता है। कभी यदि सर्किट का पावर फैक्टर पूछ लिया जाए तो मतलब कोस फाई पूछा है। क्या पूछा है? कोस फाई, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, आर बाई जेड। क्या ये बात क्लियर है सारी? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं बेटा? देखो देखो देखो, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? ओके, ठीक है। एक चीज देखना, एक चीज देखना, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल जो है एक्ससी से बड़ा है, यदि एक्सएल एक्ससी से बड़ा है, ध्यान से सुनना, एक्सएल एक्ससी से बड़ा है, तो इसका मतलब होगा इंडक्टर का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से बड़ा होगा। बेटा पोटेंशियल क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई आर। अरे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई तो करंट तो दोनों में सेम है, इंडक्टर लो या कैपेसिटर लो, करंट तो दोनों में सेम है, इंटू उनका रिएक्टेंस VL और VC। मतलब यदि XL बड़ा है तो VL बड़ा होगा, XC बड़ा है तो VC बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि यदि कभी किसी केस में VL बड़ा है VC से, तो इन दोनों का नेट करोगे तो ऊपर आएगा, और फिर इसका रेजिस्टेंस के साथ नेट निकालोगे तो इधर आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे। मतलब यहां पे करंट से वोल्टेज आगे आएगा। करंट से वोल्टेज क्या होगा? आगे होगा फेज में। मतलब सोर्स वोल्टेज करंट से आगे होगा। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव बिहेवियर। इसको हम क्या बोलते हैं?
इंडक्टिव बिहेवियर, इंडक्टिव बिहेवियर, ये तरीका सिखा रहा हूं याद करने का, ध्यान से सुनो। इंडक्टिव बिहेवियर मतलब जब भी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो सर्किट ओवरऑल इंडक्टिव बिहेवियर दिखाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंडक्टर जैसे करंट से आगे वोल्टेज को रखता है। इंडक्टर की क्या आदत होती है? पोटेंशियल लीड करता है, मतलब वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज will lead source current by angle phi। एक्चुअल में क्या है बेटा, हमने tan phi का फॉर्मूला रट रखा है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर या cos phi r बाई जेड, मतलब phi इनसे निकाल सकते हैं। अब phi तो निकाल लिया, लेकिन हमारे मन में कभी ये डाउट आ सकता है कि यार phi इतना है तो कौन लीड करेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे, वोल्टेज आगे रहेगा या करंट आगे रहेगा? उसको पता करने का तरीका ये है, यदि एक्सेल बड़ा है तो बिहेवियर इंडक्टर की तरह होगा, और इंडक्टर वोल्टेज आगे रखता है, पोटेंशियल आगे रखता है, तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से। और यदि दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया, दूसरा केस यदि एक्सी बड़ा है, एक्सेल की जगह एक्सी बड़ा है एक्सेल से, या फिर हम बोले कि वोल्टेज कैपेसिटर का बड़ा है वोल्टेज इंडक्टर से, तो इस केस में बिहेवियर डोमिनेट कौन कर रहा है? कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव बिहेवियर। कैपेसिटिव बिहेवियर कैसा बिहेवियर होगा? कैपेसिटिव बिहेवियर होगा। और कैपेसिटिव बिहेवियर का मतलब है कौन लीड करेगा? कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा, करंट विल लीड, करंट लीड करेगा। कितने एंगल से? फाई से। ये दूसरा केस हो गया। इसके बाद तीसरा केस बचता है, यदि एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर है, यदि एक्सएल एक्सी बराबर है, या फिर इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर है, आरएमएस वैल्यू इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की बराबर है, इसे बोलते हैं, यहां इस केस में ना तो करंट लीड करेगा ना वोल्टेज लीड करेगा। इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, इसमें करंट लीड कर रहा है, ये दोनों बराबर हुए तो लीड नहीं करेगा, जीरो, 50 आ जाएगा। मतलब करंट एंड वोल्टेज will be in same phase। करंट और वोल्टेज किस में होंगे? सेम फेज में होंगे। करंट और वोल्टेज सेम फेज में, मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा। सर्किट विल बी लाइक प्योरली रेजिस्टिव। ध्यान से सुनना, मतलब ऐसे समझो कि आरएलसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसे समझो। कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे का अपोज करते हैं, दुश्मन होते हैं। अब जो डोमिनेट करता है वो अपनी चलाता है। कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो वो करंट को आगे रखेगा, इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो वो वोल्टेज को आगे रखेगा। यदि बराबर हो गए, दोनों लड़कट के मर जाते हैं, फायदा रेजिस्टेंस को मिलता है, और एकदम सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, मतलब ऐसे लगता है जैसे सर्किट में ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, ऐसे बिहेव करता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस होता है। तो याद रखना, एट रेजोनेंस क्या क्या होता है? रेजोनेंस के ऊपर क्या क्या होता है? पहला, करंट मैक्सिमम होता है, करंट विल बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा, पहली बात। दूसरी बात,
फाई विल बी जीरो, फेज डिफरेंस जीरो होगा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी अभी आएगा ये रूट एल सी के बराबर होगा, 1/√LC के बराबर रेजोनेंस पे। फोर्थ, इंपीडेंस मिनिमम होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, और कितना होगा, Z = R होगा, ठीक है। और VL और VC बराबर होंगे, VL और VC बराबर होंगे, पांचवा पॉइंट, VL और VC बराबर होंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बराबर होंगे। ये रेजोनेंस की चीजें याद रखना, रेजोनेंस का मतलब है ये सारी चीजें। सर्किट में करंट मैक्सिमम चला जाएगा, इससे ज्यादा करंट कभी नहीं जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव बिहेवियर होगा, सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम होगा। ये सारी बातें याद रखना है, याद रखना। क्या ये बात सेट है भाई, क्या ये बात सेट है? देखो ये जो मैंने डायग्राम में ये जो चीजें लिखी ना, एक्सेल, सब डोमिनेशन का आता है बात। एक्सेल और एक्सी आपस में लड़ते हैं, तो जो डोमिनेट करता है सर्किट उसकी तरह बिहेवियर दिखाता है, और यदि दोनों कैंसिल कर जाते हैं तो सर्किट रेजिस्टेंस बन जाता है, प्योरली रेजिस्टेंस। हाँ, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, फाई 0 लिख दिया ना तो कोस 0 1 होता है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और बताता हूं रेजोनेंस और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में। यहां हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है वो भी थोड़ा सिखाता हूं। बेटा अभी मैंने बताया कि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, एक्चुअल में ग्राफ होता है, आप याद रख सकते हो करंट का। सर्किट में करंट जो है आरएमएस करंट का ग्राफ बना रहा हूं, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा के साथ, ओमेगा के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये जो कर्व होता है ना बेटा, ये कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलता है, ऐसा कर्व। ये पैराबोला नहीं है, सिर्फ ऐसे बनाया है, एक रैंडम रफ ग्राफ बनाया है जिसमें इस तरीके का ग्राफ आया है। मतलब करंट जो है फ्रीक्वेंसी के साथ पहले तो बढ़ता है और फिर घटता है, पहले तो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है फिर वो घटता जाता है, और मैक्सिमम जहां होता है ये वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू होती है 1/√LC। ये इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1/√LC। बेटा यदि फ्रीक्वेंसी सर्किट की, सेम सर्किट, मैं RLC में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में छेड़खानी कर रहा हूं, करंट का एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जहां करंट मैक्सिमम होता है, इससे इधर, इससे पहले इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर कैपेसिटिव बिहेवियर होता है, कैपेसिटिव बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है, कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटर डोमिनेट करता है, और इसके आगे इंडक्टिव बिहेवियर होता है, इंडक्टिव बिहेवियर होता है, मतलब इंडक्टर डोमिनेट करता है, और जस्ट रेजोनेंस पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जस्ट रेजोनेंस पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ओके। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी एट विच पावर ऑफ सर्किट बिकम हाफ, पावर इन द सर्किट बिकम हाफ, पावर इन द सर्किट बिकम हाफ, किसका हाफ, ऑफ मैक्सिमम पावर, ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर का आधा पावर हो जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, नाम से ही पता चल रहा है। दो फ्रीक्वेंसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो होती है ये वाली, देखो यहां किसी एक फ्रीक्वेंसी, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई,
ये दो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पावर हाफ हो जाती है। इसको ओमेगा 1 बोल दिया, इसको ओमेगा 2 बोल दिया। तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ये आ गई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां कुछ फॉर्मूला निकलता है। क्या बेटा? ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी का, इस डिफरेंस को बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बोलते हैं इसको। तो याद रखना बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ जो है ये होती है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस, और ये बराबर होती है आर बाई एल के। किसके बराबर होती है? आर बाई एल के। आर बाई एल के बराबर होती है, याद रखना बैंडविड्थ आर बाई एल के बराबर होती है। ठीक है, ओमेगा 1 की जो वैल्यू है लगभग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आर बाई 12 कम, ओमेगा 2 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आर बाई 12 ज्यादा होता है। आर बाई 12 ज्यादा, एक आर बाई 12 कम, टोटल आर बाई एल तो आधा हो गया आर बाई 12, तो एक आर बाई 12 कम, एक आर बाई 12 ज्यादा। लगभग लगभग का आइडिया है कि एक रेजोनेटिंग से आर बाई 12 कम, एक आर बाई 12 ज्यादा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है? आर बाई एल। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आर बाई एल होता है, रट लो, आर बाई एल होता है। इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हाट विल बी बैंडविड्थ। ठीक है, एक होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर एक सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है Q इज इक्वल टू ये होता है बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, अपॉन बैंडविड्थ। ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ होता है। तो यहां बैंडविड्थ को रख दो, बैंडविड्थ को रख दो आर बाई एल, तो यहां से क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा बेटा ओमेगा रेजोनेटिंग इंटू एल बाई आर, मतलब एक्सएल बाई आर। ये क्या आ गया? क्वालिटी फैक्टर एक्सएल बाई आर। क्वालिटी फैक्टर क्या आ गया? एक्सएल बाई आर। और सोल्व करोगे ओमेगा रेजोनेटिंग, ओमेगा रेजोनेटिंग क्या होता है? 1 अपॉन रूट एल सी, इसमें रख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू 1 बाई आर रूट एल बाई सी। ये बन जाएगा 1 बाई आर रूट एल बाई सी। 1 बाई आर इसको रखोगे 1 अपॉन रूट एल सी, तो रूट एल तो कट जाएगा, ऊपर रूट एल बचेगा, नीचे रूट सी आ जाएगा। 1 बाई आर रूट एल बाई सी, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, दोनों ही याद रख सकते हो। छोड़ो, ठीक है, 1 बाई आर रूट एल बाई सी। देखो ये सारी बातें आपको याद रखनी है भाई, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बैंडविड्थ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की बारी। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चंस की बारी, जल्दी से क्वेश्चन करो भाई। अब देखो, अब कैसा भी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको आरएलसी सर्किट दे। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रजिस्टर है, तो एक्सएल एक्सी जीरो, सारे फॉर्मूले में एक्सएल एक्सी जीरो कर दो। सिर्फ कैपेसिटर है, आर और एक्सएल जीरो कर दो, एक्सी रख दो। सिर्फ इंडक्टर है, आर और सी जीरो, आर और एक्सी जीरो कर दो, एक्सएल रख दो। आर और एल है, इंडक्टर और रजिस्टर है, तो एक्सी जीरो। मतलब जो सर्किट में नहीं है उसका रिएक्टेंस जीरो कर दो, उसका रिएक्टेंस क्या कर दो? जीरो। काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। आ जाओ, अब क्वेश्चंस करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। द रिएक्टेंस ऑफ ए कोइल व्हेन यूज्ड इन डोमेस्टिक, रिएक्टेंस ऑफ ए कोइल, रिएक्टेंस ऑफ ए कोइल, कोइल मतलब इंडक्टर की बात कर रहा है भाई, ये इंडक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, 50 ओम है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टेंस पूछा है बेटा। एक्सएल जो है दैट इज 50 ओम, एक्सएल होता है ओमेगा एल, दैट इज 50 ओम।
बेटा 50 साइकिल पर सेकंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। साइकिल पर सेकंड होता है हर्ट्ज। ओमेगा जो होता है ये होता है 2πf इंटू एल इज इक्वल टू 50। तो 2π इंटू 50 एल इज इक्वल टू 50। 50 कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू आएगा 1/2π। तो ये आएगा 1/6.28 लगभग 1/6.28। कितना आएगा ये? तो ये आएगा 0.10 आएगा। तो 6 दूनी तो 12, 6 से उससे तो कम ही आएगा, 2 से 0.2 से तो कम ही आएगा, है ना। 0.2 से तो कम ही आएगा, 0.16 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। देखो 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 0.16 हो जाएगा लगभग 0.16। भाई देखो 0.2 से ज्यादा होने के लिए ये 1/5 से नीचे 5 से वो होना चाहिए था छोटा, तब वो बड़ा था। ठीक है, ये लो आंसर। क्लियर? डी आंसर आ गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स सोल्व कर दो। देखो 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा, देखो 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा, निकालो निकालो वैल्यू बेटा। ऐसे समझो नीट का एग्जाम है। हाँ भाई, क्या आएगा? देखो तुम्हें पूरा सोल्व करना है, नेट इंपीडेंस निकालना है सर्किट का। पहले निकालो एक्सेल, ये आएगा ओमेगा एल। ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा होता है 2πf, मतलब 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होगी 50, तो 100π। ठीक है, 100π। तो बताओ एक्सेल तो कितना आएगा? 100π इंटू एल आएगा 50/π। मिली हेनरी है तो 10 की पावर -3 मिली हेनरी है। पाई से पाई कट गया, 3 0 ये कट जाएंगे, 5 ओम आ गया। एक्सी बताओ क्या आएगा? 1/ωc, 1/ओमेगा हो जाएगा 100π, सी हो जाएगा 10 की पावर 3/π। माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। तो पाई से पाई कट गया, 3 और 2 5, ये माइनस है, एक माइनस बच गया, तो 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया। आर, आर दे ही रखा है 10 ओम। तो जेड ये आएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 25 100 125, 5√5 है ना, 5√5, 5√5 ओम। देखो 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 5√5 ओम, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। देखो भाई, देखो देखो देखो, हमसे क्या पूछा है? नेट इंपीडेंस पूछा है, इंपीडेंस हमने निकाल दिया, आंसर आ गया 5√5। क्लियर? सभी का यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है बेटा। रूट है 125, 5√5 होता है। चलो ये करो, ये करो, शाबाश, ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है सीरीज में। देखो आरएलसी नहीं है, आर और एल है, कोई बात नहीं, एक्सी 0 कर देंगे। इफ आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर 3 ओम, आर भी 3 है, एक्सएल भी 3 है, ठीक है साहब, 3 ओम, दोनों 3 है। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, अरे यार 10φ, 10φ, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सएल 3, एक्सी 0, आर 3 1, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, π/4, π/4। ले भाई आंसर π/4, ये देख 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 देख, π/4। कुछ नहीं करना, वैल्यू जो दी है उनका यूज करके फॉर्मूले में फिट करना है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना आना चाहिए भाई।
और करो, देखो 2024 का क्वेश्चन देखो, 2024 का क्वेश्चन देखो, बोला कि 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 210 वोल्ट से लगा दिया। बेटा जब भी ये वोल्टेज देता है ना, ऐसा याद रखना, जब भी ऐसा वोल्टेज लिखता है सिर्फ वोल्टेज 210 वोल्ट, मतलब ये आरएमएस होता है, मतलब ये आरएमएस होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, तो ओमेगा 2 पाई एफ करेगा तो ये आ जाएगा 100 पाई, 2 पाई एफ क्या आ जाएगा 100 पाई। कैपेसिटेंस दे रखा है, बता एक्सी क्या आएगा, एक्सी आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन 100 पाई इंटू कैपेसिटेंस आएगा 10 माइक्रो फैरेड, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो एक्सी कितना आ जाएगा -6 और ये 3, तो -3 तो ऊपर 1000 बटे पाई, ये एक्सी आएगा, देख 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 1000 बटे पाई आएगा एक्सी। तो पूछा है पीक करंट कितना होगा, बेटा करंट ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, आर की जगह यहां इसका आर आएगा, एक्सी आएगा। जैसे V बाई आर होता है ना, आर की जगह यहां एक्सी आएगा। अब यदि यहां आरएमएस रखेगा तो ये आरएमएस आएगा, यहां पीक रखेगा तो ये पीक आएगा। पहले मैं आरएमएस वैल्यू निकालता हूं, पहले मैं आरएमएस वैल्यू निकालता हूं, आरएमएस 210 बटे एक्सी 1000 बटे पाई, ये आरएमएस वैल्यू है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये आ गया 21 पाई बाई 100, 21 पाई बाई 100 एम्पियर, ये आरएमएस है। तो पीक वैल्यू क्या आएगी, हमसे पीक वैल्यू पूछी है, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू आई नोट जो है, बेटा याद रखना कभी भी आरएमएस पीक वैल्यू जो होता है ना, पीक वो √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस होता है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट। पीक वैल्यू आरएमएस का √2 टाइम्स होती है, तो कर दो √2 टाइम्स इसको, तो ये आएगा 21 पाई √2 बाई 100 एम्पियर, 21 पाई कितना आ गया, लगभग सोल्व करो भाई, कितना आ गया, कितना आ रहा है 21 इंटू पाई को लिखो 22 बटे 7 गुना √2 बटे 100, 7 या 21, 22 66, 66 गुना 1.4, लगभग 66 गुना 1.4, 14 75 14 की 84, लगभग 84, 93.93 आएगा, फिर तो 0.93 आएगा, फिर तो देख लो लगभग 0.93 आएगा। देखो देखो अप्रोक्स काम बन जा रहा है, ज्यादा नहीं सोल्व करना है आंसर तक, ऐसे क्वेश्चन आते क्या है बता, ओम्स लॉ के अलावा कुछ यूज है क्या, ओम्स लॉ ही तो हो गया एक प्रकार से यार। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू के लिए डायरेक्ट हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह यहां रिएक्टेंस होगा, बस रिएक्टेंस। और देख एक ये क्वेश्चन कर, एक ये क्वेश्चन कर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो बोला है कि रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, आरसी सर्किट है, पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस 5 है और रजिस्टर के क्रॉस 12 है, बताओ वोल्टेज कितना लगाया होगा, नेट वोल्टेज। अब हमेशा फेजर बनाओ बेटा, रजिस्टर का करंट और रजिस्टर का वोल्टेज, करंट यदि इधर लोगे तो वोल्टेज वीआर तो इधर आएगा, जो कि दे दिया इसने 12 वोल्ट, और जो कैपेसिटर का है वो पीछे होता है वीसी, वीसी पीछे होता है, कितना है 5 वोल्ट, तो 12 ये 5 ये, इन दोनों का नेट क्या आएगा, करंट तो फालतू में होता है, हमें से मतलब नहीं है, तो इन दोनों का नेट ये सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, ये आएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 25 13 वोल्ट आ जाएगा, 13 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये लो 12 5 17 नहीं करना है, 12 5 17 नहीं करना है, 12 और 5 का वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन। एक बात बताओगे, यदि रजिस्टर ना होकर के इंडक्टर और कैपेसिटर होता, सेम क्वेश्चन, रजिस्टर नहीं होकर के एक इंडक्टर एक कैपेसिटर, आंसर क्या आता, चलो बताओ, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर, फिर आंसर क्या आता,
इंडक्टर और कैपेसिटर होते तो इंडक्टर का इधर कैपेसिटर का इधर एक दूसरे के अपोजिट वोल्टेज आते। 12 5 12 5 तो 12 - 5 नेट आ जाता कितना 7 वोल्ट। 7 वोल्ट आंसर आ जाता। 7 वोल्ट आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। चलिए ये देखो, नीट 2021 में पूछा था, सेम आंसर नहीं आता ना 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 बेटा, सेम क्यों आता? इंडक्टर और कैपेसिटर तो एक दूसरे के एंटी है ना, माइनस होंगे, वेक्टर की तरह ट्रीट करो। रजिस्टर के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, रजिस्टर के अलावा रजिस्टर नहीं होता, इंडक्टर और कैपेसिटर होते एक दूसरे के 180 एंगल पे होते, 180 एंगल पे। चलो ये बताओ, ये बताओ, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R सीरीज में लगा दिया, पोटेंशियल दिखा रखे हैं, बोला है द एम्पलीट्यूड, देखो ये वोल्टेज कुछ नहीं बोला है, मतलब ये कैसे वोल्टेज है बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, मतलब ये आरएमएस है, तीनों आरएमएस वोल्टेज है। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दे रखा है 10√2, करंट का एम्पलीट्यूड आई नोट हमें 10√2 दे रखा है। तो यदि वोल्टेज आरएमएस है तो करंट भी आरएमएस निकाल लो। आरएमएस करंट होता है पीक बाई √2, √2 से डिवाइड कर दो, 10 एम्पियर, ये तो करंट है। तो सोर्स का वोल्टेज कैसे निकालोगे? सोर्स वोल्टेज आरएमएस वैल्यू √ओवर रजिस्टेंस का, रजिस्टेंस का है 40, रजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का 40, कैपेसिटर का 10 का स्क्वायर, ये 30 ये 40, तो ये आएगा 50 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज। तो V सोर्स इज इक्वल टू होता है I इंटू जेड, तो जेड आ जाएगा V सोर्स अपॉन I, दोनों आरएमएस, या तो दोनों आरएमएस या दोनों पीक, याद रखना, एक आरएमएस एक पीक रखा तो गए काम से। सोर्स का वोल्टेज है 50, करंट है 10, आंसर आ गया 5 एम्पियर, 5 ओम, तो इंपीडेंस आ गया 5 ओम, इंपीडेंस आ गया 5 ओम, देखो 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 5 ओम, सिंपल है 5 ओम, क्लियर? एक बार फेजर डायग्राम को समझ लिया, एसी हलवा है भाई, बहुत आसान है, एसी बहुत आसान है यदि एक बार इसको समझ लिया तो। एक ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन देखो, बोला है कि एक लाइट बल्ब है, इंडक्टर कोइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है, द की इज क्लोज आफ्टर सम टाइम एंड रोड इज इंसर्टेड। देखो बेटा, जब भी एक इंडक्टर के अंदर रोड डाल दी जाए, याद रखना, याद कर लो, जब भी एक इंडक्टर के अंदर रोड इंसर्ट की जाती है, इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस अचानक से क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी एक सोफ्ट आयरन रोड इसके अंदर डाली जाती है, इंडक्टेंस अचानक से बढ़ जाता है, इसके चलते L बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो करंट क्या होता है? V/Z घट जाएगा, Z घटेगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस घट जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ब्राइटनेस घट जाएगी, आंसर डी, ब्राइटनेस घट जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखो सिंपल, देखो देखो, और लो, एक ये क्वेश्चन लो, एक ये क्वेश्चन देखो, बहुत हलवा चीज है, आराम से, बिल्कुल आराम से कर पाओगे। देखो ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ये 16 माइक्रो है, ठीक है ना, ये माइक्रो फैरेड है। चलो, बोला है कि वोल्टमीटर 0 रीड कर रहा है। अच्छा, इन विच वोल्ट, अच्छा, इन फिगर विच वोल्टमीटर रीड 0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अरे रेजोनेंस पे कौन सा 0 रीड करेगा बेटा? रेजोनेंस पे VL और VC बराबर होते हैं, 0 नहीं होते, ना VL 0, ना VC 0, ना VR 0, लेकिन VL और VC बराबर होते हैं। और जब इन दोनों का नेट करोगे तो VL तो ऊपर आएगा और VC नीचे आएगा, और जब दोनों बराबर होंगे एक दूसरे को काट देंगे, तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल जो है वो 0 आएगा, तो V2 की रीडिंग 0 आएगी,
किसकी रीडिंग 0 आएगी? V2 की। इसका पोटेंशियल भी होगा, इसका भी होगा इंडिविजुअली, इसका भी होगा, लेकिन ये V2 देखो दोनों के अक्रॉस लगा दिया मिला के, दोनों के अक्रॉस। V2 जो है दोनों के अक्रॉस लगा दिया यहां ऐसे, ये V1 इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों के V2, तो V2 की जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़कट के मर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से लड़कट के मर जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? और देखो एक क्वेश्चन, ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला कि इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर। इस अमीटर की और इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। VL 300, VR 300, देखो देखो देखो, VL 300, VR 300, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब दोनों लड़कट के मर जाएंगे, तो जो सोर्स वोल्टेज है ये रजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा, तो वी आर नहीं है, VC है ये, है ना, VC है ये VC है। तो ये जो सोर्स वोल्टेज है वो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों लड़कट के मर जाएंगे तो इस पे वोल्टेज पूरा का पूरा 220 वोल्ट आ जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा। मतलब ये दोनों ऐसे बिहेव करेंगे जैसे है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अरे दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सर्किट में ऐसे लगेगा जैसे सिर्फ रजिस्टर है, सर्किट को ऐसे लगेगा सिर्फ रजिस्टर है। और करंट कितना आएगा? करंट आएगा 220 बटे रजिस्टेंस, 220 बटे 100, 2.2 एम्पियर। करंट आएगा 2.2 एम्पियर। आंसर 220 और 2.2। अरे गड़बड़ है ऑप्शन में गड़बड़ है भाई। 220 और 2.2, ये 2.2 करो इसको, ठीक है, 2.2 करो, 2.2 एम्पियर, ये आंसर है। 220 और 2.2, ठीक है, 220 और 2.2, ठीक है। 100 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो 2.2 है। हाँ, कंसेप्ट सीखे। रेजोनेंस कई बार वो बोलता नहीं है, लेकिन उसको यूज करना पड़ता है। ना बोले तो क्या दिक्कत है, हम तो समझ गए ना कि दोनों बराबर मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब ये दोनों कट गए, सोल्व हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है। एक ये देखो, LCR में L दे रखा है, C दे रखा है ये भगवान, ओमेगा पूछा है, रेजोनेटिंग 1/√LC। बस सिर्फ सोल्व करना है, वैल्यू सोल्व करनी है, सिर्फ सोल्व करना है, वैल्यू आप खुद करोगे। देखो 2023 में कैलकुलेशन थोड़ी है, लेकिन ऑप्शन देखो बेटा, ये रेडियन पर सेकंड, ये किलो हर्ट्ज। ओमेगा तो ये होता है, और फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग होती है ये होती है 1/2π√LC। याद रखना, ये तो आएगा हर्ट्ज में और ये आएगा रेडियन पर सेकंड में। रेडियन पर सेकंड में चाहिए ये सोल्व करो, हर्ट्ज में चाहिए ये सोल्व करो, ठीक है। सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं नीट ने, क्लियर। एक ये क्वेश्चन देखो, 2021 में क्या पूछा, बोला कि LCR सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ये कैपेसिटर में माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल AC सोर्स, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। देखो क्या बोला है, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंस। मतलब ये पूछ रहा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ω1 एंड ω2 पूछ रहा है। अभी बताया था वैल्यू निकालना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालो और R/12 एक में माइनस कर दो, एक बार R/12 प्लस कर दो, या फिर ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ω2 और ω1 का, ये डिफरेंस आएगा बेटा
R/L के बराबर। रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम और इंडक्टेंस दे रखा है 5, तो ये 8 ओम का डिफरेंस आएगा। 8 ओम का नहीं, सॉरी, 8 हर्ट्ज का, रेडियन पर सेकेंड का, 8 रेडियन पर सेकेंड का डिफरेंस आएगा R/L। तो इनमें देखो, ये गलत, सो 1 ये पॉसिबल है, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस 8 का है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस 8 का है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यदि 2 ऑप्शन होते जिसमें डिफरेंस 8 का होता तो मैं सोल्व करता, यहां तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। ये लो, इसके बाद लास्ट 5 मिनट का टॉपिक है और इससे बहुत चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल बेसिक सी चीज है ट्रांसफॉर्मर, यहां से भी क्वेश्चन आता है। एसी में या तो सीरीज आरएलसी से आएगा या ट्रांसफॉर्मर से आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर से क्या आता है क्वेश्चन, देखो यहां ट्रांसफॉर्मर में ये हमारा कोर होता है, लेमिनेटेड कोर, दोनों तरफ वाइंडिंग लगी होती है। एक तरफ इसको बोलते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पे हम देते हैं इनपुट, इधर हम देते हैं इनपुट, इधर से इनपुट देते हैं, ठीक है ना, इधर से इनपुट देते हैं, और यहां हम लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, इधर से आउटपुट लेते हैं। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इसको हम ईपी भी लिख देते हैं, पी फॉर प्राइमरी है। इनपुट करंट, इनपुट करंट, इसको हम आईपी लिख देते हैं, आईपी, इनपुट करंट, प्राइमरी करंट। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कहां से लेंगे, सेकेंडरी से लेते हैं, इसको लिखते हैं ईएस, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट मतलब सेकेंडरी का जो करंट और वोल्टेज है उनको हम आउटपुट लेते हैं, और जो प्राइमरी का करंट और वोल्टेज है उसको हम इनपुट लेते हैं। प्राइमरी पर इनपुट, सेकेंडरी पर आउटपुट। तो ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट कहता है कि जो आउटपुट करंट सेकेंडरी का और प्राइमरी का जो टर्न्स वोल्टेज का रेस होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होता है। इन वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बराबर होता है। ES by EP NS by NP होगा। व्हाट इज NS? टर्न्स इन सेकेंडरी, टर्न्स इन सेकेंडरी। व्हाट इज NP? टर्न्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी कोइल में जो टर्न्स हैं उनका नंबर और प्राइमरी कॉइल्स में जो टर्न्स हैं उनका नंबर, मतलब कुल मिला के वोल्टेज टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा टर्न बनाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। वोल्टेज अप करना है तो टर्न्स आउटपुट वाले में बढ़ा दो, सेकेंडरी में। वोल्टेज डाउन करना है तो टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा रखते हैं, सेकेंडरी में कम रखते हैं। तो इस तरीके से हम यहां इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो निकालते हैं। अब सुनो, अब करंट के लिए दो केस होते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कुछ नहीं बोला है तो भी आइडियल है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है नो हीट, नो लॉस, नो लॉस, नो पावर लॉस। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है नो पावर लॉस। जब तक ना बोले तब तक हमें यही मानना है कि पावर लॉस नहीं हो रही। तो सिंपल सा है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होंगे। इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट। तो यहां से जब इसको सोल्व करते हैं, सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी के वोल्टेज का रेशियो, सॉरी, सेकेंडरी का करंट और प्राइमरी के करंट का रेशियो,
IS बाई IP उल्टा होता है, EP बाई ES होता है। करंट का रेशियो वोल्टेज के उल्टे रेशियो में है और वोल्टेज का रेशियो टर्न्स रेशियो में है, तो यह आएगा NP बाई NS। ठीक है, तो बेटा जैसे वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली रेशियो में होता है, करंट का रेशियो उल्टे रेशियो में होता है। और ये कब वैलिड होता है? जब लॉस ना हो, लॉस ना हो तब। और लॉस हो तो क्या करेंगे? लॉस हुआ तो क्या करेंगे? नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%, ऐसे। वो रेशियो वैलिड नहीं होता है। नॉन आइडियल के लिए EP बाई ES, NP बाई NS तो लगा दोगे, बट IP बाई IS ये उल्टा रेशियो भी करोगे तो भी वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। वोल्टेज का रेशियो तो है वो, उसको लॉस से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्न से मतलब है। लेकिन जो एफिशिएंसी है वो फॉर्मूला लगा के करंट निकालेंगे। बोले कि 50% एफिशिएंसी है तो आउटपुट पावर को इनपुट का आधा कर देंगे। जैसे हमने आउटपुट पावर यहां बराबर किया इनपुट के, एफिशिएंसी से आउटपुट पावर निकाल लेंगे। कोई बोले कि 80% एफिशिएंसी है तो हम उसकी आउटपुट पावर निकाल लेंगे और आउटपुट पावर को फिर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बराबर करके सोल्व किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे ये 2024 का ही क्वेश्चन देखो, बोला आइडियल ट्रांसफॉर्मर दे दिया, नहीं देता तो भी हम आइडियल ही मानते हैं, कुछ नहीं दिया तो आइडियल ही मानेंगे। द टर्न्स रेशियो दे रखा है, बोला है वोल्ट, देखो हद है। इससे आसान क्या पूछेगा भाई, इससे आसान क्या पूछेगा? NS बाई NP, हमें दिया है NP बाई NS, ये NS बाई NP 2:1, आंसर 2:1। इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा? देखो 4 नंबर दे रहा है भाई ये क्वेश्चन, फोकट का, सिर्फ वोल्टेज का रेशियो, करंट, करंट का रेशियो होता तो उल्टा कर देते, करंट का रेशियो होता तो उल्टा कर देते। 2023 का देख लो, 2023 में फिर भी थोड़ा सोचने का आया था। क्या है? 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी मतलब ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पावर है। ठीक है, और प्राइमरी को कहां कनेक्ट किया? 220 वोल्ट सप्लाई से। प्राइमरी वोल्टेज इज 220, सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, आउटपुट पावर इज 60 वाट। आइडियल ट्रांसफॉर्म, अज्यूमिंग ट्रांसफर टू बी आइडियल, जितना आउटपुट उतना ही इनपुट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। पूछा क्या है? व्हाट इज करंट इन द प्राइमरी। तो देख इनपुट पावर क्या होती है? P इनपुट आ गया 60 वाट, इनपुट पावर होती है प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट जो कि 60 के इक्वल, प्राइमरी वोल्टेज 220, प्राइमरी करंट निकालना है 60, एक जीरो गया, ले प्राइमरी करंट 6/22, 3/11, ले आंसर 3/11। तो 11 ये पॉइंट आएगा, 11 दूनी 22, 0.27 हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा। जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, आउटपुट और इनपुट पावर बराबर होते हैं। 60 वाट का बल्ब लगा रखा है, लैंप लगा रखा है, दैट इज आउटपुट पावर, वो इनपुट होगी, वो इनपुट होगी, सेम ही तो होंगे। तो हमें इनपुट करंट चाहिए, तो इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज पावर के बराबर। यदि आउटपुट करंट पूछता तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट आउटपुट पावर के बराबर करते। आंसर ठीक है। 2023 का है, ये लो 2021 का देखो, ये 2021 का देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे। बोला है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट मेड टू ऑपरेट एट, ये देखो ये आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी का 11 वोल्ट,
आउटपुट पावर 44 वाट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज प्राइमरी का 220 वोल्ट। अब पूछा क्या है वो देखो, इग्नोरिंग पावर लॉस मतलब आइडियल इन द ट्रांस, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। फिर से वही क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होंगे क्योंकि लॉस नहीं है। इनपुट पावर होता है प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी में करंट 44 के बराबर, प्राइमरी में वोल्टेज 220 वोल्ट, प्राइमरी का करंट पूछा है 44 के बराबर। ले आंसर, ले आंसर, ले, हो गया सोल्व। देखो देखो देखो, हो गया सोल्व। बताओ कर सकते हो या नहीं? अरे बोल, कर सकते हो या नहीं? बोल बोल बोल, कर सकते हो या नहीं? ठीक है।